एक संतान खुद चूज करती है कौन से पेरेंट्स के घर जाना है, ये प्रारब्ध है। भगवत गीता ने भी तो फ्री विल की बात कही है। क्या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, सब कुछ प्री डेस्टिन्ड है, या हमारे हाथ में कुछ है? प्री डेस्टिन्ड अपने आप में कोई वर्ड ही नहीं। कहते हैं हर बंदे को कुदरत खजाना देके भेजती है, और उस खजाने तक जाने का जो नक्शा है वो उनका बर्थ चार्ट है। मैं अगर अपना नेचर समझ लूं कि जिस चीज के लिए शायद मैं बना हूं, तो मुझे रिजल्ट्स बेटर मिलने लग जाएंगे। बिल्कुल, एक तो अपना नेचर समझ लीजिए, दूसरा ये समझ लीजिए जो आप कर रहे हैं यानी आपका कर्म, वो क्या आपकी नेचर से टैली कर रहा है। कुदरत ने जो संकेत आपकी जन्म कुंडली के द्वारा दिए हैं, क्या ये कोड उनसे टैली कर रहा है? अगर हाँ, तो फिर जीवन में कोई भी दुख जो है लंबे समय तक रहेगा नहीं। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर से पूछता है मैं करोड़पति कब बनूंगा, तो बदले में एस्ट्रोलॉजर को ये सवाल पूछना चाहिए करोड़पति बनने के लिए कर क्या रहे हैं। अगर वो किसी एक फर्म में 15,000 रुपए महीने की नौकरी कर रहा है, तो इसका जवाब वही दे पाएगा कि वो करोड़पति कब बनेगा। कल का एग्जाम पूरा करने के लिए मुझे उपाय बताइए। गर्लफ्रेंड मेरा फोन नहीं उठा रही है, उसके लिए उपाय दीजिए। ये कैसे होगा? और क्या ये एस्ट्रोलॉजी का विषय वस्तु है? एस्ट्रोलॉजी का स्कोप बड़ा ब्रॉड है, ये चिल्लर छोटी चीजों के लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं है। हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डालती है। प्लैनेट्स, घर, क्या एस्ट्रोलॉजी सच में काम भी करती है या फिर नहीं करती है। अभी रिसेंटली मैंने एक कंट्रोवर्शियल वीडियो डाली है, उसके बाद में हमारे साथ जो गेस्ट आया वो कहते हैं भाई इसी टॉपिक पे बात करना है और मुझे लोगों को बताना है क्या एस्ट्रोलॉजी सही में काम करती है, रेमेडी सही में काम करती है, और पेंडिंग कर्मास कैसे इम्पैक्ट करते हैं हमारी लाइफ के अंदर। किसी को सक्सेस जल्दी मिलती है, किसी को लेट मिलती है, क्यों मिलती है, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। वेलकम। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा और आज मैं साहिल जी के माध्यम से इसी प्लेटफॉर्म से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। और ये डिस्कशन ना केवल पेंडिंग कर्मा पे होगी, बल्कि एफिकेसी ऑफ एस्ट्रोलॉजी कि कितनी एक्यूरेट है, कैसे काम करती है, क्यों काम नहीं करती है, इन सभी चीजों पे बेबाक चर्चा मैं आज साहिल जी के द्वारा आपसे करने वाला हूँ। तो सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है ना, जिससे लेके मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। जी देखिए, सबसे पहली बात तो यह है प्री डेस्टिन्ड अपने आप में कोई वर्ड ही नहीं। डेस्टिनी, प्रारब्ध, किस्मत, और इसका के पहले से लिखा गया। अगर पहले से लिखा गया है तो किसी की अकाल मृत्यु ना हो। अगर पहले से लिखा गया है, बहुत सारी चीजें हैं जिनका लॉजिकल रेलेवेंस है कि पहले से लिखा गया नहीं है। एक ही बर्थ चार्ट वाले हजारों लोग हैं जिनकी लाइफ के पैटर्न ऑल टुगेदर डिफरेंट है। पैटर्न क्यों डिफरेंट है? ठीक है, अलग अलग पेरेंट्स के घर जन्म लेने से पैटर्न डिफरेंट हो गए, अलग वास्तु में रहने से पैटर्न डिफरेंट हो गए, लेकिन जो बहुत बड़ा फर्क है वो आता है फ्री विल से। भगवत गीता ने भी तो फ्री विल की बात कही है। हमारे जितने स्क्रिप्चर्स हैं, फ्री विल फ्री विल फ्री विल, इसको बहुत ज्यादा कहा गया है। तो जो फ्री विल है ना, ये किस्मत को बनाने का या किस्मत को बिगाड़ने का काम करती है। प्लेनेट क्या करते हैं? हमारे सोचने के प्रोसेस को चेंज करते हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी है हैकिंग ऑफ नेचर्स कोड। नेचर का काम करने का कोड क्या है? एक हैकर क्या करता है? कंप्यूटर के अंदर लूप होल ढूंढता है कि उसके सॉफ्टवेयर में कहां पे लूप होल्स हैं, उन्हीं को लगा के वो हैकिंग करता है सिस्टम में, और उसकी हैकिंग कामयाब भी होती है। इसी तरह से एस्ट्रोलॉजर क्या करता है? नेचर के कोड ढूंढता है कि नेचर के काम करने का तरीका क्या है, इसके अंदर कहां से फायदा उठा के किसी भी इंसान के कोर्स ऑफ डेस्टिनी को अलाइन किया जा सकता है। मैं चेंज वर्ड नहीं बोलूंगा, अलाइन किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि मैं अगर अपना नेचर समझ लूं कि जिस चीज के लिए शायद मैं बना हूं, तो मुझे रिजल्ट्स बेटर मिलने लग जाएंगे। बेहतरीन, बिल्कुल। एक तो अपना नेचर समझ लीजिए, दूसरा ये समझ लीजिए जो आप कर रहे हैं यानी आपका कर्म, वो क्या आपकी नेचर से टैली कर रहा है। कुदरत ने जो संकेत आपकी जन्म कुंडली के द्वारा दिए हैं, क्या ये कोड उनसे टैली कर रहा है? अगर हाँ, तो फिर जीवन में कोई भी दुख जो है लंबे समय तक रहेगा नहीं। ये नहीं कह सकते दुख नहीं आएगा, क्योंकि दुख क्या है? रिलेटिव है। किसी का दुख किसी का सुख है। कोई मरता है तो शमशान वाले की लकड़ी बिकती है, तो हम ये नहीं कह सकते दुख नहीं आएगा। लेकिन दुख जो है बहुत जल्दी टल जाएगा, इंसान रिकवर हो जाएगा। दुख जो है परमानेंट डेंट जीवन में नहीं डाल पाएगा अगर कुदरत के कोड्स को जन्म कुंडली के द्वारा समझ लिया जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये निकल के आता है, दुख क्यों आ रहा है जिंदगी में? देखिए, दुख क्यों आ रहा है इसके पीछे भी 3 कारण है। मैं तीसरे से शुरू करके पहले पे आऊंगा। तीसरा जो सबसे माइनर कारण है, इंसान की खुद की रॉन्ग डिसीजन मेकिंग। खुद की वजह से सही समय पे गलत फैसले लेना, गलत समय पे चीजों को हाँ कर देना, इस तरह की चीजें। दूसरा होता है सराउंडिंग के द्वारा। कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे युद्ध हो गया, कहीं पे एकदम से मार्केट का डिजास्टर हो गया, उसकी वजह से उसके जीवन में सफोकेशन आ गई, अब उस पर तो कंट्रोल ही नहीं है। और तीसरा, सबसे पहला, बल्कि मैं उल्टे क्रम में चल रहा था, सबसे बड़ा कारण वो है प्रारब्ध।
वो पिछले जन्मों के कुछ ऐसे संचित कर्म आज इस जन्म में चुकाने के लिए आया है, जो उस इंसान को चुकाने ही है। जब तक वो चुकाएगा नहीं, वो इनको चुकाने के लिए जितना रेजिस्ट करता रहेगा उतना पेन में जाता रहेगा। जितना जल्दी सरेंडर करके चुका देगा इस जन्म में, उतना जल्दी वो सुख में आना शुरू हो जाएगा। मैं जानता हूँ ये बात थोड़ी सी वो प्रवचन टाइप लग रही है, अध्यात्म टाइप लग रही है, लेकिन जुड़ी हुई एस्ट्रोलॉजी से ही है। इसको मैं एक रियल घटनाक्रम से वाउच करना चाहता हूँ। ये रियल घटनाक्रम है, मेरी आंखों के द्वारा देखा गया घटनाक्रम है। मेरी एक नॉन है, उनको उनके पेरेंट्स ने उनके घर से निकाला हुआ था, लेकिन जिस प्रॉपर्टी से उनको बेदखल किया हुआ था वो प्रॉपर्टी उनके दादाजी की थी। तो लीगली वो पेरेंट्स जो हैं उनको बेदखल नहीं कर सकते थे। तो उस बंदे ने अपने पेरेंट्स के ऊपर केस किया हुआ था प्रॉपर्टी को लेकर। अब एक मूवमेंट ऐसी आई जब उसने, वो PLR वाले लोग होते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वो जो हिप्नोटाइज करके पास्ट लाइफ में ले जाते हैं। 100 में से एक बंदे की हो पाती है, 99 की नहीं हो पाती है, क्योंकि कई लोगों की फायरवॉल स्ट्रांग होती है, वो नहीं जा पाते हैं पिछले जन्म में। जो लोग थोड़े इमोशनली लो होते हैं वो चले जाते हैं, और वो बंदा चला गया। और ये मेरी आंखों देखी बात है, किसी की सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा हूँ। और जब वो पिछले जन्म में गया, वो आज से 135 वर्ष पीछे चला गया, और उसने क्या पाया कि उसने अपने पिछले जन्म में मनी लेंडिंग सर्विसेज देता था, साहूकार जिसको बोला जाता है, और उसने एक बुजुर्ग दंपति का घर हड़प लिया था। और वो अपने हिप्नोटिज्म में ही रो रहा था, क्योंकि वो देख रहा था वो बुजुर्ग दंपति इस जन्म में उसके माता पिता है, चेहरे तक उनके टैली कर रहे थे। और जो उसका उस समय पार्टनर इन क्राइम था, वो इस जन्म में उसकी पत्नी, जेंडर चेंज करके पत्नी बन के पैदा हुआ है, और उन दोनों को ये दुख भोगना था इस बेदखली के द्वारा। तो फिर बीइंग एस्ट्रोलॉजर मैंने उनको सलाह दी कि जितना जल्दी सरेंडर कर सकते हो करो। उसने वो मुकदमे के कागज पेरेंट्स के चरणों में ले जाके फाड़ दिए, और 3 महीने बाद सब चीजें नॉर्मल हुई। आज की डेट में वो बंदा राज कर रहा है। ये मुंबई की घटना है, और वो बंदा आज की डेट में, क्योंकि पेंडिंग कर्मास चुक गए। अब आप देखिए कि कर्मास की गति कैसी है, कि कब वो पैदा हुए, फिर उनके घर में वो औलाद कैसे पैदा हुई। एक संतान खुद चूज करती है कौन से पेरेंट्स के घर जाना है। ये प्रारब्ध है, किन पेरेंट्स के द्वारा उसके पेंडिंग कर्मास क्लियर होंगे, ये जन्म कुंडली के द्वारा पता चलता है। अब जन्म कुंडली से बेहतर टूल ही क्या है किसी के लाइफ के पैटर्न को समझने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने केवल टोटकों तक सीमित कर दिया इसको। ये पहन लो ये हो जाएगा, ये दबा दो ये हो जाएगा। तो लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को किस हद तक ले गए। कल का एग्जाम पूरा करने के लिए मुझे उपाय बताइए। गर्लफ्रेंड मेरा फोन नहीं उठा रही है, उसके लिए उपाय दीजिए। ये कैसे होगा? और क्या ये एस्ट्रोलॉजी का विषय वस्तु है? एस्ट्रोलॉजी का स्कोप बड़ा ब्रॉड है। ये चिल्लर छोटी चीजों के लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं है। लेकिन जब तक एस्ट्रोलॉजी को इन चीजों से जोड़ के देखते रहेंगे, लोग ऑफेंड भी होते रहेंगे, लोग माइंड भी करते रहेंगे, और आपको वो वीडियो दोबारा बनाने की जरूरत भी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें एक और सवाल निकल के आता है, मेरा जो पेंडिंग कर्म है वो एक ही है या मल्टीपल भी हो सकते हैं? मल्टीपल हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स। मल्टीपल भी हो सकते हैं, लेकिन एक समय पे आ रही जो पेन है वो ज्यादातर किसी एक पेंडिंग कर्मा की वजह से आती है। अगर काम का पेंडिंग कर्मा है तो काम में इज्जत नहीं होगी। काम मिलेगा, लेकिन क्योंकि काम मिलेगा ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा? अगर पेंडिंग कर्मा काम से जुड़ा हुआ है तो फिर वर्क प्लेस पे बेइज्जती भी होगी। वर्क प्लेस पे इंसान को कुछ ना कुछ ऐसा फील होगा कि अपनी काबिलियत का 20% पे काम करना पड़ रहा है। कहते हैं ना, स्वयं को फेंक के काम करना पड़े, कुछ ऐसा काम होगा। या कुछ ऐसा होगा कि नौकरी मिल गई, अब ट्रांसफर होते जा रहे हैं, बॉसेस ऐसे मिल रहे हैं जो जीने नहीं दे रहे हैं। ये पेंडिंग कर्मा होता है, और उस इंसान को समझ भी नहीं आता है मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूँ, बिना बात के मेरे सारी एनवायरमेंट ही मेरी बैरी हो रही है। ये पेंडिंग कर्मा होता है। पता कैसे लगाए? बर्थ चार्ट बड़े आराम से बता देता है। यही तो बात है सारी, कि बर्थ चार्ट को आप चीजों को डिकोड करने के लिए यूज करिए ना। पैटर्न ऑफ नेचर क्या है, कुदरत इसके थ्रू मैसेज क्या देना चाह रही है। कहते हैं हर बंदे को कुदरत खजाना देके भेजती है, और उस खजाने तक जाने का जो नक्शा है वो उनका बर्थ चार्ट है। लेकिन हर एक का अपना अपना नक्शा है। मेरे नक्शे से आप अपना खजाना नहीं पा सकते, आपके नक्शे से मैं अपना खजाना नहीं पा सकता। तो रेमेडीज यही निकल के आता है कि मेरी रेमेडी आप पे काम नहीं करेगी। बिल्कुल, कभी रेमेडीज यूनिक होती ही नहीं है। एक बंदे की रेमेडी दूसरे बंदे पे काम ही नहीं करती है। इसीलिए तो अगर रेमेडी भी कोई रिपीट कर रहा है, एक की दूसरे पे लगातार रेमेडी चला रहा है, इसका मतलब क्या है? कॉपी पेस्ट हो रहा है। ये उपाय नहीं हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, उपाय क्या है? उपाय कोई चमत्कार नहीं है। उपाय का मतलब होता है कि कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो आपसे दूर जाना चाह रही हैं, आप उनको उनके ऑब्जेक्ट्स के द्वारा अपने से दूर भेज रहे हो, डोनेशंस के द्वारा। कुछ एनर्जीज हैं जो आप तक आना चाह रही हैं, उनको वेरिएबल्स के द्वारा आप अपने ऊपर धारण कर रहे हो। एग्जाम्पल थोड़ा सा देके बताओ। सपोज करिए कि किसी को एक पर्टिकुलर रंग पहनने के लिए बोल दिया जाए, इसका मतलब है कि उस ग्रह की एनर्जी रंग के द्वारा आपके ऊपर पहनाने की कोशिश की जा रही है। कोई एनर्जी आपको कहा जाता है जल में प्रवाह कर दो, या मंदिर में दे के आओ, या किसी को डोनेट कर दो, इसका मतलब उसके ग्रह की एनर्जी को पर्टिकुलरली आपके द्वारा दूर किया जा रहा है। बाकी उसमें टेक्निकलिटीज आ जाती हैं। मंदिर में देना है तो 9th हाउस आ जाता है, गरीब को देना है तो छठा घर आ जाता है। ये कुंडली की, क्योंकि
आपके द्वारा मैं जिस ऑडियंस से जुड़ रहा हूँ वो मैं ये सपोज करके जा रहा हूँ वो लेमैन है, उनको टेक्निकलिटीज नहीं पता है, तो मैं जितना मुश्किल भाषा में जाऊंगा इस सब्जेक्ट को, इस मैटर को समझना उतना मुश्किल होता चला जाएगा। पर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है। अब मान के चलो मेरे चौथे घर में प्रॉब्लम है और चौथे घर में राहु है जो नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं पता चौथे में होता है अच्छा होता है बुरा होता है, पर मान के चलते हैं बुरा है वो। अब मुझे उसका इफेक्ट कम करना है तो चौथा घर रिप्रेजेंट मंदिर, तो मुझे राहु का इफेक्ट कम करना है तो मंदिर में जाके राहु की कोई चीज दे आऊं। पहली बात तो ये है चौथा घर मंदिर को से मत जोड़िए। हाँ ठीक है। चौथा घर जो है मदर का स्थान है, ठीक है। चौथा घर जो है ये जल का स्थान है, ठीक है, आपके प्लेस ऑफ रेजिडेंस का स्थान है। यहाँ पे राहु होगा, एस्ट्रोलॉजी के डिक्टम कहते हैं यहाँ पे राहु गलत नहीं करता है। अच्छा ये भी यहाँ पे राहु गलत नहीं करता है, बल्कि राहु के यहाँ होने से चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं जो इसके मालिक मकान है। राहु यहाँ पे खराबी नहीं देखा, अपनी खराबियां भूल जाता है। ठीक है। चलो हम एक मूवमेंट के लिए लगा देते हैं, किन्हीं कारणों से मे बी घर के अंदर हमने किसी जगह पे कोई ऐसी चीज रख दी जिससे ये राहु ट्रिगर हो गई, दिक्कत देनी शुरू कर दी। अब ये इंसान क्या करेगा, लेविश व्हीकल्स पे पैसा उड़ाएगा, इसको बड़े बड़े व्हीकल पसंद आएंगे, ये इंसान किसी काम में मन ही नहीं लगाएगा, पिवटिंग करता रहेगा, यू टर्न्स लेता रहेगा, इस तरह की दिक्कतें आएंगी। या फिर ये इंसान कुछ इस तरह का बिहेवियर करेगा कि बिना बात के घर में कोई ऐसा माहौल बन जाए जिससे कलेश हो जाए। अब इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे राहु कहता है टच मी नॉट, यहाँ पे राहु को नहीं छेड़ना है, राहु की कोई चीज कहीं पे नहीं लेके आनी है, बल्कि कोई ऐसी ऊर्जा जो यहाँ पे राहु को बैलेंस कर दे वो लेके आनी है। तो फोर्थ हाउस यानी घर पे चांदी का बर्तन रख लो ना, चंद्रमा, यहाँ पे चंद्रमा आएगा राहु शांत हो जाएगा, बात खत्म। सो चीजें इस तरह से चलती हैं। समझ गया। या लोगों को, ऐसे लोगों को कहा जा सकता है, स्पेशली मैं फ्लैट रेमेडी नहीं दे रहा हूँ कोई भी, कि चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कर दो, घर पे चांदी का बर्तन भी आएगा, चंद्रमा आपके अंदर इम्बाइब भी होगा, राहु के दोष शांत हो जाएंगे। लेकिन चलो ये एस्ट्रोलॉजी की पाठशाला नहीं है, बात प्रारब्ध की हो रही है, बात पेंडिंग कर्मा की हो रही है। तो पेंडिंग कर्मा जो है ये तब तक इंसान को सताता रहेगा जब तक कि इंसान खुद आगे बढ़ के चीजों को लेट गो करके उन पेंडिंग कर्मास को शांत नहीं करता है। वो इंसान लड़ता रहता अपने माता पिता से, आज भी केस चल रहा होता, प्रॉपर्टीज के मुकदमों का जल्दी सुनवाई कहाँ होती है, सरेंडर किया पेंडिंग कर्मा कैंसिल हो गए, बॉस से नहीं बन रही है, कम सैलरी पे बात चल रही है, आपको लग रहा है या एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया है कि ये पेंडिंग कर्मा है, तो भैया आप बिना थके गुजारा कैसे भी करो ना उस नौकरी में, 1-1.5 साल में या बॉस चेंज हो जाएगा, या बॉस का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, या कुछ ऐसा होगा कि आपके पेंडिंग कर्मास खत्म हो जाएंगे। एक समय है, वो समय जब पूरा हो जाएगा तो आपके जीवन में खुशहाली आनी ही आनी है। एक आप इसको पेंडिंग कर्मा को लोन की तरह लेके चलिए ना, जब लोन चुकता हो जाएगा नोटिस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपका सिबिल स्कोर ठीक हो जाएगी, सिबिल स्कोर ठीक हो जाएगी तो आप बादशाह हैं। तो क्या कोई अपने सन साइन से खुद ही, मतलब बहुत सारे बिगनर्स हमको देख रहे होंगे, खुद ही जान सकता है कि मेरे पेंडिंग कर्मास क्या है? नहीं, ये एक बहुत ही ज़रा गहरा विषय वस्तु। पहली बात तो ये है सन साइन, सन साइन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सन साइन को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, यहाँ पे चंद्र राशि को महत्व दिया जाता है, मून साइन, और चंद्रमा ही डिसाइड करते हैं कि हमारा बिहेवियर कैसा होगा, चंद्रमा ही डिसाइड करेंगे कि कोई भी दिक्कत आने पे हमारी रिकवरी कैसी होगी, हमारा रिएक्शन कैसा होगा। तो कैसे जान सकता है कोई? देखिए चंद्रमा पे डिपेंड करता है। जैसे सारी कुंडली के बारे में बात करते हैं, ताकि जो लोग हमको देख रहे हो वो कोई भी कुंडली ऐप में अपना खोल ले और देख ले कि मैं कौन हूँ, मतलब उसका लगन किस चीज का है, और उससे वो जान पाए। और अगर आप बता पाओ कि ये बंदे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या पेंडिंग कर्मास हो सकते हैं इसके रिगार्डिंग, तो चलिए 9 के 9 ग्रहों के बारे में जान लेते हैं, एक क्विक ग्लांस दे देते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो सूरज और चंद्रमा, ये कौन से 2 ग्रह हैं जिनको रोशनी देने वाले प्लेनेट बोला जाता है। चंद्रमा रात को रोशनी देता है, सूरज दिन में रोशनी देता है। अब कई लोग तो कहेंगे चंद्रमा तो सूरज से रोशनी लेके देता है, वो एस्ट्रोनॉमी में चले जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी क्या है, जो हमें दिख रहा है हम उसको मान रहे हैं। हमारे परिप्रेक्ष्य में हमें तो चंद्रमा रोशनी दे रहा है, हमें सूरज रोशनी दे रहा है, और इन दोनों प्लैनेट्स को रॉयल प्लैनेट्स बोला गया है। ये जब तक किसी के चार्ट में सही नहीं होंगे या इनके ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं होगा, कोई भी राजयोग फलित नहीं होगा। अब पंडित जी ने तो बच्चा पैदा होने पे बोल दिया कि भैया आपके 4 राजयोग हैं, फलित कोई भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है भाई? इसलिए कि सूरज चंद्रमा पे अच्छा प्रभाव नहीं है, यानी सूरज और चंद्रमा आपके राजयोग की चाबी हैं, नहीं लगेगा तो ये नहीं इफेक्ट आएगा, कर लो जो करना है। फिर आप उपाय भी कर लो, उपाय लगेंगे ही नहीं। तो राजयोग आपको दिख रहे हैं लेकिन जीवन में कहते हैं ना जिंदगी झंडो रखी है, तो इसका मतलब है भैया सूर्य चंद्रमा देख लो। इनके सूर्य चंद्रमा जब तक सही नहीं होंगे इनको राजयोग का फल नहीं मिलने वाला है। अब सूर्य क्या है?
सूर्य है आपका जीवन का पर्पस। एक बात बताइए, स्टेशन पे जाके कभी बोला है भैया जो सबसे अच्छी ट्रेन है उसकी टिकट दे दो? वो पूछेगा भाई जाना कहाँ है, उसके बिना तो टिकट नहीं मिलेगी ना। ये सूरज है। यानी आपने लाइफ में करना क्या है कि आपके पास अगले 5 साल का प्लान है? क्या आप अपनी रिटायरमेंट को विजुअलाइज कर पा रहे हो? क्या अगले 10 साल को विजुअलाइज कर पा रहे हो? आपके पास क्लैरिटी है? बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे बड़ा घर चाहिए, बड़ी घर। भैया ये तो रिजल्ट है, वो घर या गाड़ी लेने के लिए प्रोसेस क्या है वो प्लान है। अगर तो है, आपके सूरज अच्छे हैं, सिर्फ इच्छाएं हैं कि गाड़ी बंगला हो, लेकिन कैसे लेना है नहीं पता, तो जाओ सूरज पे काम करो ना। सूरज आपके डेड हो रखे हैं, सूर्य अच्छे होंगे तो पूरा आपके पास प्लान होगा। ये नहीं तो ये, इसका प्लान भी ये है, ऐसे करूंगा तो मैं अल्टीमेटली इस तारीख तक ये चीजें तो ले ही लूंगा और मुझे इस लेवल पे पहुंचना है। सरकार भी तो पंचवर्षीय योजना बनाती है ना। अगर आपकी लाइफ में कोई प्लान नहीं है तो सूरज डेड है आपके। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हाउ यू बिहेव। कहते हैं प्रॉब्लम 10% होती है, 90% हमारा रिएक्शन उसको समस्या बना देता है। तो ये चंद्रमा होते हैं। छोटी सी बात हुई, बात का बतंगड़ बन गया, चंद्रमा बन गया। दिक्कत हुई, हमने बिल्कुल उसको हेड ऑन ला के लड़े दिक्कत से, दिक्कत को दूर किया, ये भी चंद्रमा है। तो चंद्रमा हमारा बिहेवियर है, हमारे रिएक्शंस हैं, हमारा थॉट प्रोसेस है। हम बहुत इमोशनल हैं, चंद्रमा खराब है। हम चीजों को बड़ा रैशनली लेते हैं, तो चंद्रमा बैलेंस है। बात करते करते कई लोग रोना शुरू कर देते हैं, मूवी देखते देखते आंखें भर आती हैं, चंद्रमा बहुत वीक है। हर बात को दिल पे ले लेना, हर दूसरी बात उनके दिल पे लगती है, चंद्रमा बहुत वीक है। आप रिलेट कर पा रहे हो चंद्रमा को? कितना गहरे बैठा हुआ है हमारे। आप अपने आसपास के लोगों में देख लीजिए ना, कई लोग हैं बात करते हैं रुकना ही नहीं चाहते, लंबी से लंबी बातें करेंगे, चंद्रमा चक्कर है उनका। जिनके चंद्रमा स्ट्रांग है, छोटी बात में अपनी बात को समझा देंगे। मेरा स्ट्रॉन्ग है क्या? अभी तो मुझे अपना वीक लग रहा है क्योंकि मैं रुकने का नाम नहीं ले रहा हूँ। नहीं, वैसे आपने मेरा देखा था चार्ट। बढ़िया, आपका चंद्रमा बहुत स्टेबल है, आपका चंद्रमा इंटेलिजेंट चंद्रमा है। अब बुध की बात करें, चंद्रमा के बाद बुध और मंगल, ये 2 प्लेनेट है। मंगल जो है ना, इसको एस्ट्रोलॉजी में सेनापति बोला गया। सेनापति के गुण मैं सर जी आपसे पूछता हूँ, आप बताइए एक सेनापति का, कमांडर का गुण क्या होता है? स्ट्रैटेजी बनाना। स्ट्रेटजी बनाना और सैनिक को मोटिवेट करके फ्रंट पे भेजना, जोश भरना। लड़ाइयां सेनापति के माध्यम से जीती जाती हैं, राजा का तो ऑर्डर चलता है। तो मंगल क्या है? वो ऊर्जा जो आपको कर्म करने पे मजबूर करे। मंगल क्या है? कि वो एनर्जी जो आपको पुश दे। अगर आपको लगता है जीवन स्टेल हो रहा है, अगर आपको लगता है कंफर्ट जोन से नहीं निकल पा रहे हैं, तो मंगल चेक करिए, मंगल कमजोर है। इस मंगल को सही करिए, आप जीवन में कंफर्ट जोन से भी निकलेंगे, वो वाला पुश मिलेगा जो बाकियों से कोसों आगे ले जाएगा। साइंस की थ्योरी में बचपन में हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन को दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो जीवन में भी तो यही सच है ना, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए एनर्जी चाहिए। कौन सी एनर्जी? मंगल की ऊर्जा। मंगल ऊर्जा नहीं देंगे तो भूल जाइए, लेवल नेक्स्ट पे पहुंचोगे, जहां थे वहीं चलते रहोगे। रुपए का भाव आगे आगे बढ़ता जाएगा, सोने का भाव आगे बढ़ता जाएगा, पेट्रोल अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो जाएगा, इनकम महंगी वहीं रहेगी क्योंकि मंगल अच्छे नहीं थे। फिर दोष किसको देंगे? किस्मत को। भैया सिर्फ मंगल को सही कर लेते, चीजें सही हो जाती, वो ऊर्जा आती जो बाकियों से आगे ले जाती। अब बुध क्या है? एनालिटिकल कैपेसिटी, डाटा, किसी चीज का डाटा बना के उसको एनालाइज करना। अब ये बात सुनने में बड़ी टेक्निकल रहेगी, कौन सा डाटा, हमें क्या पता। सीधी भाषा में बताओ भैया, बुध क्या है? आप अपना पैटर्न चेक कर लो, कौन सी चीजें मुझे अच्छी लगती हैं, किन चीजों से मैं लालच में आता हूं, कौन सी चीजें मुझे प्रभावित ही नहीं करती हैं। ये आपका डाटा हो गया, बस उससे अपने जीवन के पत्ते खेल लो। ये बुध है, यानी खुद को एनालाइज करने की कला। सभी लोग बुध को इसकी बेसिक एट्रीब्यूट से जोड़ते हैं कि बोलने की कला, लिखने की कला, ये बुध हैं, बहन बुआ बेटी बुध हैं, ठीक है, ये बेसिक ट्रेट्स हैं। अरे डाटा बनाना अपना, कहते हैं जब आपको ये पता चल जाता है ना कि आपको दरअसल कौन सी चीज मोटिवेट करती है, तब आप अपने लो से लो फेज में भी मोटिवेट होना जान जाते हो। ये जानना बुध है। मेरा बुध कैसा है? अब आपके बुध पे बाद में आएंगे। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको पता लगाना चाहिए आपका बुध कैसा है। आपका चंद्रमा मैंने बताया, अब बुध आप मुझे बताइए आपका कैसा है। स्ट्रॉन्ग है। क्या आप मोटिवेट जल्दी हो जाते हो? आप किसी भी स्टेल मोड से जल्दी निकल जाते हो और आपको पूरा पता होता है कहाँ पे मैं फंस सकता हूँ और कहाँ पे मुझे फंसाना नामुमकिन, ये पता है मुझे। हाँ जी। तो इसका मतलब है आपके बुध बहुत स्ट्रांग नहीं, बहुत स्ट्रांग। अब तो आपके माध्यम से सभी को अपने बुध जानने चाहिए ना। सही बात है। जिनके बुध बहुत खराब होते हैं, कॉपी पेस्ट, मैं सेम टू सेम करूंगा, चाहे अच्छा लगे ना लगे। एक कहावत है ना, सामने वाले का मुंह ला लो तो खुद का थप्पड़ मार के कर लो। ये खराब बुध की निशानी होती है। अच्छा बुध क्या करता है? उसको इम्प्रोवाइज करके
अपने लिए अलाइन करके अपने लिए एक यूनिक वे ढूंढता है। और बृहस्पति क्या होता है? बुद्ध के ज्ञान को जब इंसान पैसे में कन्वर्ट करना शुरू कर दे, नेम फेम में कन्वर्ट करना शुरू कर दे, यूनिकनेस में कन्वर्ट करना शुरू कर दे, कुछ ऐसा प्रोडक्ट अल्केमी से बना दे जो सभी के लिए यूजफुल हो, वो बृहस्पति है। जिनके बृहस्पति डेड है वो क्या, आप स्कूल्स में टीचर देख लीजिए, कोई पढ़ाने के तरीके में चेंज नहीं, किताबों को एज इट इज बोर्ड पे लिख के चले जाते हैं। वो कौन है? खराब बृहस्पति वाले टीचर। लेकिन कुछ टीचर हैं जो प्ले वे से पढ़ाते हैं, जिनका पढ़ाया आज तक भूले ही नहीं हम। वो कौन है? अच्छे बृहस्पति वाले टीचर। यानी डाटा जो है उसको एक यूनिक तरीके से पेश कैसे करना है, सामने वाले के दिमाग में उसको ज्ञान बना के उतारना कैसे है, ये जुपिटर है। मैं आशा करता हूं मैं अपनी बात को कन्वे कर पा रहा हूं। शुक्र क्या है? शुक्र को लोग लेते हैं फीमेल्स, जीवन साथी, लग्जरी, सजावट वाली चीजें। ये शुक्र का आधा ज्ञान है। जीवन में जितनी भी हमें चॉइसेस मिलती हैं ये सारी शुक्र है। मैं ये ऑप्ट करूं कि ये जिन लोगों को जीवन में काफी रास्ते उपलब्ध होते हैं, काफी चॉइसेस उपलब्ध होती हैं, उनके शुक्र अच्छे होते हैं। जो कहते हैं शुरू से ही जिधर की हवा थी उधर चल पड़े, शुक्र खराब है उनके। जो बड़े मोनोटोनस सी लाइफ जी रहे हैं उनके शुक्र खराब है। जिनकी लाइफ में खूब सारी ऑप्शंस भरी हुई है, मैं ऑप्शंस को अदरवाइज मत लीजिएगा, अब ऑप्शंस का मतलब है कि उनका वर्क लाइफ बैलेंस भी है, वो जीवन में क्वालिटी टाइम भी दे पा रहे हैं, वो जहां जाते हैं वहां पे उनकी इज्जत भी होती है, लोग उनसे जुड़ना पसंद कर रहे हैं, उनके शुक्र अच्छे हैं। तो शुक्र है चॉइसेस। और फिर आते हैं शनि महाराज, ग्रहों के सरताज। शनि कर्मा है, काम, सोने से जगने तक, जगने से फिर सोने तक। आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ नहीं भी कर रहे हो, हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम इज शनि, हाउ यू आर ट्रीटिंग द पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन यू इज शनि। अपने एम्प्लॉइज, अपने फैमिली मेंबर्स कैसे उनसे ट्रीट कर रहे हो, सब शनि। पिछले कार्मिक कनेक्शन को आपके जीवन में उपलब्ध करवाना, बुरे कर्म थे उसका रिजल्ट देना, अच्छे कर्म थे उसका रिजल्ट देना, ये भी शनि है। कभी शनि से डरा जाता है। पर राहु क्या है? राहु है लेने की कला, इससे मैं चीज लूं कैसे, अपना हक कैसे लूं। खराब राहु वाले कहते हैं कि इसका माल कैसे लूं, अच्छे राहु वाले कहते हैं मैं अपना हक कैसे लूं। वो पंजाबी में कहते हैं साडा हक ऐसे रख। ये है राहु की निशानी, लेना, ये राहु है। क्रिएटिविटी राहु, आउट ऑफ बॉक्स एकदम से कोई आइडिया आया, जितनी इन्वेंशन हुई है सब राहु हैं। गुरु का ज्ञान और राहु का फ्लैश ये इन्वेंशन करवाता है। एक साइंटिस्ट, आई एम नॉट गेटिंग हिज नेम, यूरेका करते हुए बिना कपड़ों के सड़क पे भागे थे। वो क्या थे? राहु। एकदम से एक आइडिया आया, यूरेका करके भागे सड़कों पे। ये है फ्लैश, राहु, एकदम से आने वाला आइडिया। तभी बिजली को राहु से जोड़ा गया ना। अब केतु क्या है? केतु है डिटैचमेंट, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। राहु लेने के कारक थे, केतु दे देने के कारक हैं, ले जाओ। केतु इंटेंशन भी है, कहते हैं इसकी तो नीयत ही अच्छी नहीं है। खराब केतु वाला बंदा है वो, ये बंदा नीयत का बड़ा अच्छा है, इसका केतु अच्छा है। जो अच्छे केतु वाले होते हैं ना, उनका ऑरा ऐसा होता है, उनके साथ बैठ के पता चल जाता है कि केतु अच्छे हैं। खराब केतु वालों का ऑरा भी बता देता है, आपको अनकंफर्टेबल लगना शुरू हो जाएगा, आपको हमेशा की इनसिक्योरिटी रहेगी, कुछ ले ना जाए। सफर के दौरान भी खराब केतु वाला आपके साथ आके बैठ जाएगा ना, आप अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाओगे। आप इवन सीट से उठ के टॉयलेट भी जाना चाहोगे ना, अपनी बिलोंगिंग साथ लेके जाओगे, कहीं ये बीच सफर में उठा के ना भाग जाए। खराब केतु वालों का ऑरा इतना जबरदस्त होता है। अब इससे भी रिलेट करने की कोशिश करिएगा। तो इस तरह से 9 ग्रह है, बड़ी इंटरेस्टिंग यात्रा है। ये अभी मैंने एक टिप ऑफ द आइसबर्ग दिया है आपको। ग्रहों के बारे में चर्चा करने बैठेंगे तो 10 दिन भी कम है, एक एक दिन एक एक ग्रह पूरा ले सकता है। तो अभी जो रेमेडीज आती है वो रेमेडीज ऐसे ही आती है कि अगर किसी का बृहस्पति खराब है तो ये कर लो। बिल्कुल, जैसे बुध की खराबी है, हम क्या करते हैं? स्टेशनरी दान करवाते हैं। लेकिन गुरु की खराबी है तो ज्ञान वाली किताबें दान करवाते हैं। राहु की खराबी है बिजली का सामान या राहु का चीजा कच्चा कोयला दान करवाते हैं। केतु का जानवर कुत्ता है, केतु की जिनकी खराबी होती है उनको बोलते हैं कुत्ते को स्नेह करो, क्योंकि वो उनका ऑरा प्योर करता है। शुक्र की खराबी होती है तो शुक्र के परफ्यूम दान करवाए जाते हैं। मंगल खराब होते हैं तो कहा जाता है वर्दीधारी लोगों को कुछ ना कुछ खिलाओ। हर वर्दीधारी बंदा मंगल है, वो चाहे सिक्योरिटी गार्ड है, चाहे आर्मी का है, चाहे पुलिस का है, चाहे हॉस्पिटल का स्टाफ है जो वर्दी पहनता है, यूनिफॉर्म इज मंगल। चंद्रमा है तो कहते हैं माता जी से स्नेह करो, माता जी से कुछ चावल लेके रखो। सूरज खराब है, कहते हैं पिताजी के चरणों को हाथ लगाओ। चलो, अब पिताजी के चरणों को हाथ लगाना एक रेमेडी है। सूरज को सही करने के लिए कहते हैं सरकार से हेराफेरी मत करो, टैक्स पूरा दो, और या आपका जो भी सरकार से अगर विवाद चल रहा है तो चीजों को सॉर्ट करो, सूरज अपने आप अच्छे हो जाएंगे। तो इस तरह से हर प्लेनेट का एक एट्रीब्यूट है, रेमेडीज में ऐसे एट्रीब्यूट काम आते हैं। और ये जेनरिक सबके लिए काम करता है? नहीं, जेनरिक काम करता है, लेकिन डिपेंड करता है कि किसको धारण करना है और किसको देना है, ये उल्टा ना हो जाए।
ठीक है। यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। इसलिए क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा कोई ऐसी चीज लोगों में नहीं जानी चाहिए जिससे लोग सेल्फ मेडिकेशन करनी शुरू हो जाए। अब यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है, अब मेरे घर पे ऐसा कहा जाता है किसी से ना परफ्यूम गिफ्ट नहीं लेते, किसी से लो तो 1-2 रुपए दे दो। तो अभी आपने शुक्र के लिए बताया था रेमेडी है कि किसी को वो दे दो, परफ्यूम दे दो। तो अगर मैं किसी से गिफ्ट ले रहा हूँ परफ्यूम, तो मतलब मेरा शुक्र खराब होगा? किसी के शुक्र कन्या राशि गए हैं तो परफ्यूम गिफ्ट करो ना भाई। शुक्र उसके बहुत खराब हैं तो शुक्र गिफ्ट करो, लेकिन शुक्र उसके किस्मत के कारक हैं, बहुत अच्छे हैं। अब आप अपनी किस्मत को दे दोगे, अगर किसी को परफ्यूम दोगे तो वो एनर्जी अच्छी वाली आपसे चली जाएगी। तो ये जेनेरिक नहीं है, ये एक गिवन रूल नहीं है। नहीं, ले सकते हैं। ले सकते हैं, जिनके शुक्र खराब होते हैं उनको शुक्र दान करने चाहिए, जिनके शुक्र बहुत अच्छे होते हैं उनको शुक्र की चीजें लेनी चाहिए। आप इसको सीधे सीधे लेके चलो। सपोज करिए आपके एरिया में कोई ऐसा इंसान है जो थोड़ा सा गुंडा एलिमेंट, आप उसको गन दोगे कि उसकी गन लोगे? लूंगा। हाँ, उसको दोगे, वो तो सभी को खराब करेगा। उससे गन ले लोगे तो वो पावरलेस हो जाएगा। सो कोई प्लेनेट अगर खराबी दे रहा है तो उसका हथियार ले लो ना, उसको पावरलेस कर दो। रेमेडीज इस तरह से काम करती है। ठीक है। और हमारी लाइफ के अंदर जो फेजेस होते हैं, हाँ। हम उनको भी पता लगा सकते हैं ये कि जैसे कहते हैं कि करोड़पति बन जाओ, ये कर लो वो कर लो। तो जैसे आपने बताया लाइफ की एक थीम है, पेंडिंग कर्मास है, और आपने पेंडिंग कर्मा के अंदर भी ये बोला था कि स्पेसिफिक टाइम के अंदर कोई पेंडिंग कर्मा का टाइम आ गया है। तो वो कैसे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले तो बर्थ चार्ट की रीडिंग्स को, कैलकुलेशंस को देखना होता है। लेकिन अगर जेनेरिक तौर पे बात करें तो आप एक चीज लेके चलिए कि एक 28 से 33 ईयर्स का तक का टाइम है। मैं प्राइम एज 25 ऑनवर्ड्स लगा रहा हूँ। हाँ, ठीक है। ठीक है, 28 से 33 तक मंगल का फेज आ गया। अब किसी के इंसान के बर्थ चार्ट में मंगल खराब है, अब उसको कुंडली देखनी नहीं आती, वो कैसे जानेगा मंगल खराब है? वो निशानियों से पता चल जाएगा। किस तरह की निशानियों से? उसका पेशेंस लेवल बड़ा कम होगा, चिड़चिड़ा होगा, जल्दी ट्रिगर हो जाएगा, या उसके अपने सिबलिंग से, स्पेशली भाइयों से कम बनेगी, कोई लंबे समय तक उसका दोस्त नहीं चलेगा, कभी भी लैंड प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करेगा, दिक्कतों में फंस जाएगा, मतलब उसके मंगल खराब है। या उसको ब्लड की कोई इन्फेक्शन रहती होगी। अब उसके पेंडिंग कर्मा चुकाने का टाइम 28 से 33 साल की उम्र में है, उसके बीच में चुका देगा, आगे जाके लगातार उसके जीवन में तरक्की आएगी। 34-35 ये 2 साल का एज ग्रुप जो आएगा वो बुध का आएगा। अब उसके अगर बुध खराब है, उसके दांत खराब होते रहेंगे, या बुध खराब है, उसकी वाणी में कहीं ना कहीं कई बार चॉइस ऑफ वर्ड्स गलत हो जाएगी, स्टैमरिंग करनी शुरू कर देगा। क्या बुध खराब है, उसकी एनालिटिकल कैपेबिलिटी इतनी खराब होगी कि गलत एनालिसिस के कारण ही उसके फैसले गलत होते जाएंगे। मैथ में वीक होगा, बैड मैनेजर होगा, बड़ी निशानियां हैं बुध की। ठीक है, तो बुध खराब है, उसको बुधवार वाले दिन भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इस केस में क्या है, 34-35 ये उसके पेंडिंग कर्मास के क्लियर होने का समय रहेगा। फिर 36 से 42 तक का एक समय आएगा, शनि रूल करते हैं इसको। अब जिसके शनि खराब होंगे वो इंसान क्या करेगा? अब वो पहले तो हर काम की एग्जीक्यूशन में बड़ा स्लो हो जाएगा, चीजों को टालना शुरू कर देगा, लालची हो जाएगा, हथियाने की कोशिश करेगा सामने वाले की चीजें, पेशेंस की कमी, हर दूसरी बात पे झपट लेना, हर दूसरी बात पे इवन फिजिकली किसी को बीट तक कर देना। ये बीट करना नॉर्मली मंगल से जोड़ते हैं, लेकिन खराब शनि की सबसे बड़ी निशानी है ये। शनि खराब हो गया, बाल बहुत जल्दी 36 साल की उम्र तक तो आधा सर खाली हो जाएगा उसका, बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। खराब शनि वालों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, उनकी जो लुक्स होती है ना, वो अपनी एज से ज्यादा लगने शुरू हो जाते हैं। उम्र 35 होगी, लगेंगे 50 के। या खराब शनि वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि अच्छे से अच्छी चीज भी पहनेंगे ना, फिर भी मीडियोकर से भी कम लगेंगे, कभी भी कोई ब्रांड या अच्छी चीज उन पे शोभा भी नहीं देती। वो कह लीजिए कि एक बहुत ही उनको एक बड़ी मीगर सी लुक आनी शुरू हो जाती है। ये खराब शनि की निशानियां हैं। पेट के अंदर पथरी का रिपीटेड होना, ये खराब शनि की निशानी है। काम के अंदर इस तरह की सफोकेशन हो जाना या बेइज्जतियां होना शुरू हो जाना जो इंसान डिजर्व भी नहीं करता है, खराब शनि की निशानी है। वो जो मर्जी करता रहे, उसके किए का प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा उसको, यानी करेगा 100%, रिजल्ट आएगा 35-40%, या 99 पे आके काम रुकते जाए। ये आज डील साइन होनी थी, नहीं हुई, खराब शनि की निशानी है। ऐसे लोगों के पेंडिंग कर्म चुकाने का टाइम 36 से 42 के बीच में आता है। इन चीजों के प्रति सरेंडर करना होगा उनको। अब 42 से 48 तक का एक समय है, ये राहु का समय है। राहु जब भी खराब होंगे, तो मैंने अभी राहु का बताया था कि वो ये ग्रैबर्स होते हैं, या खराब राहु वाले लोगों के जीवन में जो भी होता है ना, अचानक कभी कोई एक्सीडेंट, कभी अचानक से कोई ऐसी घटना हो गई जिससे सब कुछ रुक के रह गया। अब सपोज करिए लॉकडाउन अचानक से लगा था, बहुत सारे लोग लॉकडाउन के बाद काम में सर्वाइव भी किए,
लेकिन बहुत लोग अचानक से ऐसा काम बैठा लोगों का कि अभी तक रिकवर नहीं हो पाया। वो खराब राहु वाले लोग कि जो अचानक हुआ उससे रिकवर नहीं कर पाए। ठीक है, ये खराब राहु है। खराब राहु की दूसरी निशानी नर्वस सिस्टम की दिक्कतें कोई ना कोई आनी शुरू हो जाती है। कई लोगों को एपिलेप्सी के दौरे या ऐसी कोई चीजें, या डिप्रेशन, एंग्जाइटी, चिड़चिड़ापन, रिएक्टिवनेस, ये राहु की निशानियां हैं। अब इनको इन चीजों के प्रति बहुत ज्यादा सतर्क रहना। फिर आता है केतु का फेज 48 से 50। इसके बीच में केतु डिटैचमेंट, अच्छा भला काम चल रहा था, काम पे जाना बंद, एकदम से अपना काम डोनेट कर दिया, चैरिटी कर दी, बैठ गए घर पे। मैंने अध्यात्म करना है, मैंने गुरुजी के चरण पकड़ लिए हैं, ऐसी 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 चीजें जो समझ में भी नहीं आएंगी, और एकदम से जीवन को टर्न अराउंड ही दे दिया उन्होंने। ये होती है केतु के खराब होने की निशानी। केतु के खराब होने की अन्य निशानी जेनिटल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की दिक्कतें उनको आनी शुरू हो जाती हैं, या कुछ ऐसी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं जो दिक्कतें वो जल्दी पब्लिक को उजागर नहीं कर सकते। ये खराब केतु की निशानियां होती हैं। अब केतु का पेंडिंग कर्मा इसमें जाएगा। इसके बाद इसी तरह से लाइफ का सर्कल चलता रहता है। तो ये पेंडिंग कर्मा जो है ना, ये अपनी एक निशानियां रहता है अपने पर्टिकुलर सेगमेंट में। ठीक है, अब वो जो आपने बताया जो भी फेज चल रहा है उसका पेंडिंग कर्मा स्पेसिफिक होगा या अलग अलग होगा? बड़ा ब्रॉड सी आपको एग्जांपल दी है। पेंडिंग कर्मास के लिए उस समय की दशा भी देखनी होती है, कॉम्बिनेशंस देखने होते हैं, और स्पेशली उस क्लाइंट के साथ बैठ के पूछना भी होता है कि उसको सफोकेशन कहाँ पे फील हो रही है। हर कुंडली यूनिक है और हर जगह के वास्तु के अनुसार भी चीजें चेंज होती हैं। ठीक है, आपने 2-3 बार बोल दिया वास्तु ना, हाँ। तो मुझे थोड़ा सा बताओ, मेरी कुंडली के अंदर कुछ योग चल रहा है, मान लो मंगल खराब चल रहा है, बट मेरे घर का मंगल बहुत स्ट्रांग है, तो क्या सही हो जाएगा सब कुछ? बहुत हद तक कंपनसेट होगा, बहुत हद तक कंपनसेट होगा। आप इसको ऐसे लेके चलिए कि बर्थ चार्ट जो है ये आपका एक पक्का ट्रुथ है। घर तो चेंजेबल है, आपने घर आज चेंज कर लिया, एनर्जीज आपकी चेंज होनी शुरू हो गई, लेकिन जो बर्थ चार्ट के नाम पे बारकोड माथे पे बन गया वो तो सारी उम्र चलेगा। तो इसलिए आप 100 में से 70 नंबर दीजिए घर के इसके अपनी जन्म कुंडली को, और 30 नंबर दीजिए या 35 नंबर घर के वास्तु को। तो ये दोनों चीजें एक साथ सही होनी ही चाहिए, नहीं तो केवल एस्ट्रोलॉजी के आप उपाय करेंगे 70 से 75% तक नतीजे आएंगे। साथ में वास्तु कर लिया तो 100% नतीजे आने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो अभी 3 मेजर प्रॉब्लम होती है दुनिया को, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। ठीक है, तो वेल्थ के ऊपर लोग सबसे पहले इस पूछते हैं कि मैं करोड़पति कब बनूंगा या कैसे बनूंगा। क्या हर एक बंदा करोड़पति बन सकता है, और या कुंडली हमको रिस्ट्रिक्ट करती है करोड़पति ना बनने से? मैं फिर वही कहूंगा कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजर से पूछता है मैं करोड़पति कब बनूंगा, तो बदले में एस्ट्रोलॉजर को यह सवाल पूछना चाहिए करोड़पति बनने के लिए कर क्या रहे हैं। अगर वो किसी एक फर्म में 15,000 रुपए महीने की नौकरी कर रहा है तो इसका जवाब वही दे पाएगा कि वो करोड़पति कब बनेगा। या तो कोई लॉटरी लग जाए, या कोई मामा जी अपनी प्रॉपर्टी किसी उसके नाम पे कर दे, तो ही वो करोड़पति बन पाएगा। अगर उसके पास रोड मैप नहीं है करोड़पति बनने का, बर्थ चार्ट कुछ नहीं कर सकता है, फ्री विल यहाँ पे आती है। मैं एक बड़ी कड़वी बात कर रहा हूँ, लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि कई लोग सिर्फ चमत्कार सुनना चाहते हैं कि ये कर लो करोड़पति तो बन ही जाओगे। भैया कैसे बन जाओगे करोड़पति बनने का अगर आपके पास रोड मैप नहीं है? उपाय क्या है या फलित क्या है ज्योतिष का? ये एम्पलीफायर है। ये क्या करता है? आपकी नीड्स को, आपके कामों को एम्पलीफाई करता है। कहते हैं आप वही करते रहेंगे जो आप करते आ रहे थे, तो आपको वही मिलेगा जो मिलता आ रहा। आपने अपने काम करने के तरीके में सुधार नहीं किया, आपने कोई भी अपने काम को इंक्रीमेंट नहीं दी, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एस्ट्रोलॉजर आपको कुछ पहना के आपको करोड़पति बना दे, तो ये नहीं हो सकता। इससे क्या होता है, इतनी प्योर ये विद्या है, इससे विश्वास उठता है लोगों। हाँ, ये बात समझ आती है किसी के पास बहुत इनोवेटिव आइडिया, दिल से काम कर रहा है और इतना अच्छा काम कर रहा है कि वो डिजर्व करता है करोड़ों नहीं अरबों कमाए। अब एस्ट्रोलॉजी यहाँ है उसकी मदद करने के लिए। वो बैरियर हटाएगी जिसकी वजह से वो जगत तक पहुंच नहीं पा रहा है। वो बैरियर एस्ट्रोलॉजी हटाएगी जो उसके करोड़पति बनने के रास्ते में आ रहे थे, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, वो उन लोगों को नहीं दिख रहा है जिनको दिखना चाहिए। वो उसके अंदर की वो जो क्रिएटिविटी है ना, वो सही ऑडियंस तक नहीं पहुंच पा रही है, उसके मार्केट में खरीदार नहीं मिल रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी पहुंचाएगी, लेकिन मैप उसके पास है। वो अगर खुद के लिए कुछ इनोवेटिव नहीं सोचेगा तब तक उसका करोड़पति अरबपति बनना जो है वो नामुमकिन है। तो कोई लाइफ में फेजेस होते हैं जो हम पता लगा सकते हैं कि ये एम्प्लीफिकेशन का टाइम है, आप इस टाइम पे ज्यादा मल्टीप्लाई करो? ये तो एक जेनेरिक ट्रुथ है। एक करीबन आप लगा के चलिए 24-25 साल की उम्र से लेकर 55-56 साल की उम्र तक ये प्राइम फेज है लाइफ का। जितने करोड़पति आज तक बने हैं
उनमें से 90% तो इसी फेज में बने हैं। ये तो आप मैं दोनों मानते हैं और इसका एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद जो बने वो एक्सेप्शन है, इससे पहले जो बने वो भी एक्सेप्शन है। यानी कि यही 30 साल है हमारे पास करोड़पति बनने के। इन 30 सालों में हम देखेंगे कौन सी दशा आ रही है। क्या वो दशा अगेंस्ट तो नहीं है हमारी कुंडली के? अगेंस्ट है तो डोनेशंस करके, चैरिटी करके उसको अलाइन करेंगे। उसके बाद अब आप अपना प्लान बनाइए, ये मेरा करोड़पति बनने का प्लान है, वो कामयाब होगा ही होगा, 100% होगा। एस्ट्रोलॉजर ये सहायता करेगा, आपके कार्यों को, आपकी कोशिशों को, आपके एफर्ट्स को एम्पलीफाई करवाएगा। ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक ईयर नहीं होता? जैसे मैंने ऐसा सुना कि जैसे 33 साल विराट कोहली के पूरे हुए हैं, तो वो कहते हैं एक अच्छा ईयर होता है, 33 कंप्लीट होते ही एक लाइफ में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। और ये मैंने पहले सुन रखा था, और विराट कोहली का डाउन फेज चल रहा था। फिर जैसे मेरी वाइफ और मैं इसको कर रहे थे, क्योंकि मैं पहले बिल्कुल नहीं मानता था, वो वाला फेज देख रहे थे, कहती देखते हैं होता है नहीं होता। तो विराट कोहली का 33 होते ही एकदम करियर फिर से रीस्टार्ट हो गया। मैंने कहा यार तो सेट हो गई बात। फिर मैंने डेटा को एनालाइज किया तो मुझे दिख रहा था कि 33 कुछ तो है। तो ऐसे भी कोई ऐसा नहीं है, मैंने जैसे अभी आपको बताया 28 से 33 तक मंगल का फेज है, फिर 34-35 बुध का फेज है। तो उसमें खाली इतना नहीं होता है, उसमें कई और फैक्टर मैटर कर रहे हैं। उन्हीं दिनों में विराट की शादी हुई, उसकी पत्नी के सितारे भी उसमें ऐड हुए, विराट के संतान भी हुई, उन बच्चों के सितारे भी लाइफ में ऑपरेट करने शुरू किए, प्रॉबेबली उन्होंने घर भी चेंज किया। सो कई ऐसे फैक्टर हैं जो किसी इंसान की सफलता असफलता में कैटालिस्ट बनते हैं। खाली पता क्या है, एस्ट्रोलॉजी ना रिसर्च का विषय वस्तु होता है। गलत दिशा में चले जाएंगे तो गलत रिजल्ट आते रहेंगे, और ये बिल्कुल गलत दिशा है। ऐसे सोचेंगे तो नतीजे 100% नहीं आएंगे। ठीक है, अभी आया एक और बात। आपने बोला कि उसकी पार्टनर की वजह से उसकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ा, तो ये हो गया इंटरलिंक डेस्टिनी का कंसेप्ट कि मेरी वाइफ की वजह से मेरी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ेगा। और आपने बोला कि जब कोई जन्म लेता है, जो भी आपने स्टोरी सुनाई थी कि जब कोई जन्म लेता है तो वो खुद चुनता है मेरे को किस माँ बाप के पास जाना है। तो क्या पहले से डिफाइंड है कि मेरी वाइफ कौन होगी? नहीं, ये डिफाइंड नहीं है, ये फ्री विल के अंडर आता है, ये डिफाइंड नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो बड़े बड़े गहरे पेंडिंग कर्मा लेके आते हैं, उनको जाने अनजाने में वही जीवन साथी मिल जाता है जिसने वो कर्मा चुकाने होते हैं। अब हर बंदा पेंडिंग कर्मा नहीं लेके आता है, बहुत एवरेज आत्माएं भी होती हैं जो इधर से निकले उधर से दोबारा जन्म ले लिया, लाइफ चलती रही। काहे का पेंडिंग कर्मा? पेंडिंग कर्मा ना एक फैंसी वर्ड बन गया, हमें सुनने में अच्छा लगता है, हमें लगता है शायद हमारे दुखों का कारण केवल यही है। ऐसा नहीं होता है। 70 से 90% केसेस में दुखों का कारण पेंडिंग कर्मा नहीं होता है, आपकी रॉन्ग डीड्स होती हैं, आपकी लैक ऑफ प्लानिंग होती है, सूर्य का डेड होना होता है। आपके पास प्लान नहीं है तो फिर तो कहते रुख हवाओं का जिधर था उधर के हम थे, अपनी सी मर्जी से कहा अपने सफर के हम थे। तो जिधर की हवा चली, अच्छी हवा चलेगी तो आप काइट उड़ा लोगे, नहीं चली तो नहीं उड़ पाएगी। प्लानिंग है, स्किल्स हैं, तो फिर आप बंद हवा में भी काइट उड़ाओगे और अच्छे पतंगबाज भी कहलाओगे। तो खाली पेंडिंग कर्मा के ऊपर सारी गेम को फेंक देना, ये भी एक तरह का एस्केपिज्म है। एक टर्म और है पितृदोष, जी, वो भी यही होता है। पितृदोष इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज एंसेस्ट्रल कर्स। अब इसकी बड़ी थ्योरीज हैं। एक थ्योरी है कि जो पिछली 3-4-5 पीढ़ियों में लोग थे, उनमें से कोई अनफुलफिल्ड टास्क लेके, इच्छा लेके दुनिया से चले गए या दुखी होके गए, और वो अपनी जनरेशन को कर्ज कर रहे हैं उसके लिए, और जनरेशन उसकी वजह से ग्रो नहीं कर रही। एक थ्योरी है जो कि बहुत लॉजिकल नहीं, क्योंकि जो पितृ होते हैं वो अपने बच्चों का बुरा नहीं करते। दूसरी थ्योरी ये है कि हमारे पितृ जो हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के गए थे, उन्होंने हमारे लिए जो त्याग किए, उन्होंने हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए जो एक अपने लिए वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, हमने उनको मानना बंद कर दिया ऑन द नेम ऑफ मॉडर्निज्म। उसकी वजह से हम अपनी जड़ों से दूर होते गए और उसकी वजह से जीवन में दिक्कतें आनी शुरू हो गई। दैट इज गेटिंग अवे फ्रॉम योर डीएनए। ये पितृदोष की सबसे सटीक एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जब इंसान अपने पितरों से हटता चला जाता है, रिचुअल से हटता चला जाता है, आधी दिक्कतें उसके जीवन काल में आती हैं, बाकी आधी से ज्यादा दिक्कतें उनके बच्चे लेके आते हैं। और इसमें वास्तु बहुत ज्यादा रोल अदा करता है। किसी भी घर का साउथ वेस्ट जब पीड़ित होगा, वो पितृदोष को पैदा करने वाली चीज होती है। साउथ वेस्ट में टॉयलेट होगा, पितृदोष आना बहुत ही लाजमी हो जाता है। साउथ वेस्ट में पिट होगा या बोरिंग होगी, तो भी पितृदोष जो है उसको कोई रोक नहीं सकता। तो पितृदोष वास्तु की वजह से भी आता है, क्योंकि बुद्धि को ऐसे कर देता है, इंसान अपने रूट से दूर होना शुरू हो जाता है। पितरों के बनाए रूल्स एंड रेगुलेशंस को लॉजिक की कसौटी पे मत परखिए, जैसे हैं उनको करते रहिए, वो आपके फायदे के लिए बनाए गए थे। लेकिन आप मॉडर्न हो इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि उनमें आपको लॉजिक नहीं सेंस हो रहा है,
इसलिए नहीं कर रहे हो, तो ये धीरे 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 आपको फंसाता चला जाएगा और बदले में फिर अगली जनरेशन के लिए पंडित जी बोलेंगे इनके कुंडली में एक पितृदोष। तो ये दोनों साथ में लिंक्ड भी हो सकते हैं क्या, पेंडिंग कर्मा एंड पितृदोष? आप कह सकते हैं पेंडिंग कर्मा, पितृदोष पेंडिंग कर्मा का एक पार्ट है। पेंडिंग कर्मा एक बड़ी ब्रैकेट का सवाल है, पितृदोष उसका एक छोटा सा पार्ट है। पेंडिंग कर्मा पूरे परिवार के लिए भी हो सकता है, लेकिन पितृदोष जिसकी कुंडली में दिख रहा है या कोई जो एक इंसान भोग रहा है ये उसी के लिए होता है। अभी आपने वास्तु के बारे में बहुत बात करी है, तो एक और सवाल निकल के आता है कि जो वास्तु है वो भी इसी से लिंक्ड है। देखिए, वास्तु किसी से लिंक्ड नहीं है, वास्तु अपने आप में एक इंडिविजुअल साइंस भी है। वास्तु है क्या? एक चार दीवारी के अंदर फ्लो करने वाली एनर्जी का बैलेंस। अब वो एनर्जी जो है वो सही तालमेल में होगी, सही सुर में होगी, तो आपके घर का वास्तु अच्छा कहलाएगा। अब घर का वास्तु अच्छा कहलाएगा तो वो घर के अंदर रहने वाले लोगों को प्रफुल्लित भी करेगा और तरक्की भी देगा। फिर कुंडली के जो दोष हैं वो अच्छे वास्तु की वजह से बहुत हद तक कटते भी चले जाते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया। लेकिन खराब वास्तु क्या करता है? इंसान की बुद्धि को भी भ्रष्ट करता है, उसके कार्य को भी खराब करता है, उसकी डिसीजन मेकिंग को भी खराब करता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ ईस्ट एरिया है घर का, नॉर्थ ईस्ट एरिया को बोला जाता है सॉर्ट रहने की दिशा। आप सॉर्टेड नहीं हो ना तो जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, उलझते चले जाओगे, रॉन्ग डिसीजन का शिकार, जल्दी किसी पे यकीन कर लेना, जल्दी लोगों की बातों में आ जाना, या नॉर्थ ईस्ट खराब होगा तो मुझे अपने लिए अच्छा क्या करना चाहिए वो सोचता ही नहीं है। स्टूडेंट है तो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाएगा, काम कारोबारी इंसान है तो बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पाएगा, दाएं बाएं की चीजों पे ध्यान देगा। नौकरी पेशा इंसान है तो उसके काम में नॉर्थ ईस्ट में गड़बड़ है तो गलतियां निकलती चली जाएंगी। अब नॉर्थ ईस्ट में गड़बड़ क्या होती है? पहली बात तो यह है वास्तु पंच तत्वों का संतुलन है, अग्नि पृथ्वी जल वायु आकाश, इन 5 तत्वों का संतुलन जो है आपस में, ये वास्तु है। हर दिशा का एक तत्व होता है, नॉर्थ ईस्ट है जल तत्व है, यहाँ पे आग दे दीजिए, रसोई दे दीजिए, अब ऐसी चीज तो लोगों को परमानेंट चलने वाली डिसीज तक दे देती है जो जीवन खत्म कर दे। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट दे दीजिए, इस तरह से रॉन्ग डिसीजन होंगे, जीवन में कुछ भी सेटल नहीं रह पाएगा, हेल्थ जो बिगड़ेगी वो अलग से। अब नॉर्थ ईस्ट में इंसान सोना शुरू कर दे, नॉर्थ ईस्ट दिशा तो अच्छी है, शॉर्ट रहने की है, इतना भी शॉर्ट नहीं, नॉर्थ ईस्ट में 1-1.5 घंटा बैठना बहुत है, 8 घंटे सोना जो है ना इंसान को ओवर कॉन्फिडेंट करके खराब करेगा। सो नॉर्थ ईस्ट में तभी बोला गया मंदिर बना दो भैया, 10-15 मिनट बैठो, नहीं तो वहां पे कोई लिविंग एरिया बनाओ, वहां पे स्टडी रूम बनाओ जहां पे 2 घंटे बैठ के पढ़े और आ गए। तो ये है नॉर्थ ईस्ट की एक्टिविटी। साउथ वेस्ट क्या है? एक बात बताइए, किसी भी काम को करने के लिए, आप नौकरी में हो, आप अपना काम कर रहे हो, सबसे जरूरी क्या है? उस काम की जानकारी होना, स्किल्स का होना, हुनर का होना। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी ऐसे एम्प्लॉय को हायर कर लो कि जिसके अंदर कोई हुनर नहीं है, क्या वो आपके लिए यूजफुल है? नेवर। आप हुनरमंद नहीं हो, आपको कोई हायर करेगा क्या? नेवर। यहीं पे साउथ वेस्ट की जो है खासियत आती है। जिनके घरों में साउथ वेस्ट ठीक नहीं है वो केवल काम करेंगे बट विदाउट हुनर, फिर कहेंगे हमें दाम नहीं मिलते। जिनके साउथ वेस्ट अच्छे हैं वो इम्प्रोवाइज करते हैं, वो अपग्रेड करते हैं, वो जब तक अपग्रेड ना कर ले वो अंडरएस्टफुल हो जाते हैं। वो ऐसे लोग हैं जो अपग्रेड करते करते पहले सैलरी ले रहे होते हैं, फिर सैलरी देना शुरू कर देते हैं। ये होते हैं अच्छे साउथ वेस्ट वाले लोग। साउथ वेस्ट जिनका बिगड़ा हुआ होता है ना, वो क्या करते हैं, हम तो किराया ही देते जा रहे हैं, हम तो फलाने खर्चे ही करते जा रहे हैं, पैसा आने का नाम ही नहीं ले रहा। भैया उसकी जड़ में तो साउथ वेस्ट बैठा हुआ है, सेटल ही नहीं होने दे रहा आपको। नॉर्थ वेस्ट जिनका खराब होता है, कई बार बैंक उन पे केस कर देता है। नॉर्थ वेस्ट जिनका खराब होता है उनके पैसे लेके कोई भाग जाता है, बाजार से अटके पैसे उनके वापस नहीं आते हैं, घर में शादी लायक बच्चे होते हैं उनकी शादियां नहीं हो पाती हैं। जिनके साउथ ईस्ट खराब होते हैं घर में लेडीज आपस में लड़ती रहती हैं, फीमेल्स की तबीयत बहुत खराब होनी शुरू हो जाती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि टर्नओवर बड़ी होगी, कैश बैलेंस होगा ही नहीं उनके पास, कैश की आई चलाई नहीं होती इन लोगों के पास, कोई क्या ही कर लेगा। इस तरह से हर दिशा जो है ना कुछ ना कुछ बात करना चाहती है। 4 मेन दिशाएं हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। नॉर्थ दिशा क्या करती है, जीवन में मौके मौके देती है। एक दुकानदार है, अपनी फैक्ट्री या दुकान के अंदर नॉर्थ में उसका ऑफिस है, उसको ऑर्डर ही ऑर्डर आते चले जाएंगे। लेकिन अगर उसका साउथ वेस्ट खराब है तो उस ऑर्डर की क्वालिटी खराब हो जाएगी। ऑर्डर आएंगे लेकिन वो क्वालिटी नहीं दे पाएगा, रिजल्ट। हर चीज का बैलेंस होना जरूरी है। अब उसका ईस्ट बहुत अच्छा है। ईस्ट किनका अच्छा होना चाहिए? जो पॉलिटिक्स में है, उनका पब्लिक से कनेक्ट करवाता है वो। ईस्ट जिनका बहुत अच्छा होता है, क्या होता है, उनको जानते बहुत लोग हैं, एक ब्रांड सा बन जाता है उनका। और साउथ जिनका अच्छा है, अभी ब्रांड की बात मैंने की ना, कई ऐसे ब्रांड आपने देखे ना जो ब्रांड के दम पे कुछ भी बनाए वो चल जाता है। कई ऐसे ब्रांड हैं जो सुई से लेके जहाज तक बनाते हैं, लेकिन जब उनके ब्रांड का ठप्पा लग जाता है तो वो सौदा बिकना ही है। उन लोगों का जो है
कौन सा एरिया बहुत स्ट्रांग है? साउथ एरिया। साउथ एरिया ले अपने नाम पे कुछ भी कर दें वो चलेगा, वो ब्रांड बन जाते हैं। और फिर आता है वेस्ट, जिनका वेस्ट बहुत अच्छा होता है, वो दिखते नहीं है किसी को, वो माल कूदते हैं, बस पैसा कमाते हैं। उनको कभी किसी ने देखा नहीं होगा, लेकिन जब बैंक अकाउंट देखते हो तो अरबों पड़े होते हैं। ये वेस्ट का कमाल होता है। अब एक बंदे के दिमाग में आएगा तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, वो चारों सही करते हैं। चारों प्रैक्टिकली सही नहीं हो सकते, सही करेंगे बिना तो एक आधे में ऐसे इम्बैलेंस रहेगा। नेचर बहुत स्मार्ट है, हम हमारी आपकी सोच से ज्यादा स्मार्ट है। तो एक वास्तु वाले का मेन कैरेक्टर क्या होता है? क्लाइंट के साथ बैठे उसके काम को जांचे, फिर ये सेंस करे कि इसके काम में ये वाली 2 या 3 दिशाएं हैं जो इस बंदे को सही करनी जरूरी है, बस उनको सही कर दो। वही बंदा 6 महीने बाद मिठाई का डिब्बा लेके आएगा, जी अब तो बल्ले बल्ले हो गई, चीजें सही होनी शुरू हो गई। और उसको पता भी नहीं चला कि ये सारा मैजिक हुआ कहाँ से हुआ। जो दिशाएं उसके काम से जुड़ी हुई थी, सिर्फ वो 2 या 3 दिशाएं सही कर दी, बाकी दिशाओं में कुछ डिस्क्रिपेंसी भी है ना, वो चलेगी। लेकिन जो उसके रोजगार से जुड़ी हुई चीजें हैं, जहां से सबसिस्टेंस आनी है, उनको सही करेंगे तो जिंदगी, क्योंकि जिंदगी के ना 80 से 90% कलेश इनकम या पैसे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, बीमारियां पैसे से उल्टी हैं, रिलेशनशिप पैसे से उल्टे हैं, फिर भी आप उन लोगों से पूछिए जिनके पास पैसे नहीं है और वो इन दिक्कतों में फंसे हुए हैं। इसलिए पैसे का होना एक प्राइम कंसर्न है। ये सॉर्ट करवाया जाए ना तो वास्तु का भी पर्पस बहुत हद तक पूरा हो जाता है, फिर वो फैक्ट्री हो, दुकान हो या घर। ठीक है, अभी एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा। अभी मेरे को एक नई साइंस के बारे में पता लगा है जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर है, नाड़ी। वो कह रहे हैं कि आपका फिंगरप्रिंट लेंगे, आपका नाम लेंगे, आपके बारे में सब बता देंगे। ये नई साइंस नहीं है, ये नाड़ी वो विद्या है। देखिए, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग डिफरेंट, जो नक्षत्रों पे काम करते हैं। ये जो आप जिस नाड़ी की बात कर रहे हो वो फिंगरप्रिंट से लेते हैं, ठीक है। ये एस्ट्रोलॉजी की नहीं, ये ओकल्ट की दूसरी फॉर्म है, ठीक है। और ये बड़ी रेयर है। इसके नाम पे बहुत ज्यादा कई लोग धोखाधड़ी भी कर रहे हैं। वो कुछ कैसेट्स बना के देते हैं, कुछ ऐसा रिकॉर्ड करके मटेरियल देते हैं। वो जो चीजें हैं ना, उनका कोई बेस नहीं है। वहाँ पे वो तांत्रिक सिद्धियां काम आती हैं उनके, ऐसा कुछ नहीं है। जो ओरिजिनल नाड़ी वाले हैं बहुत रेयर है, और वो बहुत ज्यादा पब्लिक होते भी नहीं है। उनके नाम पे बहुत लोग अपनी रसोई चला रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है। और वो चीज सही है, मतलब जो ओरिजिनल नाड़ी वाले हैं वो बिल्कुल सही होते हैं, क्योंकि एक बड़ी प्राचीन बड़ी शुद्ध विद्या है। लेकिन उसमें से भी मेजोरिटी जो है, जैसे होता है ना जादू टोना किया कराया, 99% केसेस में होता ही नहीं है, लेकिन उसके नाम पे पता नहीं लोग कितने अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। सेम केसेस में भी है। एक ओरिजिनल नाड़ी तो होती है, ये वाले ताड़पत्र होते हैं, फिंगरप्रिंट से वो बताते हैं, लेकिन बाकी सारे लोग उसके नाम पे केवल और केवल कुछ ना कुछ अपना बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। और अभी मेरा थोड़ा वो था, मेरे को, मैंने कहा आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूंगा। अभी मेरी लास्ट वीडियो खराब थी, मतलब मेरे एस्ट्रोलॉजर्स को गलत बोला है। नहीं, कई लोगों को ऐसा लगता है। गलत नहीं थी, जिनको गलत लगा उनको भी थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। कुछ भी गलत से नहीं होता, ये अपना अपना पर्सपेक्टिव है देखने का, मेरा तो ये मानना है। अब गलत लगा है तो अब बीता समय या बीते शब्द तो वापस नहीं आ सकते, ये तो एक चर्चा का विषय है। ठीक है, थैंक यू, यार ऑलवेज, धन्यवाद। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।